नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम लगभग हर किसी ने सुना है, खासकर भारत में। ओरोवेल स्टेज लिमिटेड, जिसे हम सब ओयो के नाम से जानते हैं। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक बड़ी खिलाड़ी है। बिल्कुल, ओयो का नाम तो सब जानते हैं। हमारे पास आज चर्चा के लिए इकोनेक्स वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की एक अनलिस्टेड शेयर रिपोर्ट है। तारीख है 1 सितंबर 2025। इस रिपोर्ट में कंपनी के अंदरूनी कामकाज, उसकी वित्तीय सेहत और भविष्य की योजनाओं पर काफी जानकारी दी गई है। हाँ, ये अनलिस्टेड स्पेस की रिपोर्ट्स काफी इंसाइट देती हैं अक्सर। तो आज हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के आधार पर ओयो की पूरी यात्रा को समझना, कैसे वो बदले, उनका आज का बिजनेस मॉडल क्या है, पैसों के मामले में वो कहाँ खड़े हैं, उनके आईपीओ के क्या प्लान है और कुल मिलाकर उनकी संभावनाएं कैसी दिखती हैं। ठीक है। और से रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती दिनों में ओयो का तरीका काफी अलग था। वो जिसे कहते हैं पूंजी गहन या कैपिटल इंटेंसिव मॉडल पर काम करते थे। हाँ, वो शुरुआती दौर था। मतलब वो खुद होटल के कमरे लीज पर लेते थे, उन्हें ठीक ठाक करते थे और फिर ओयो का बोर्ड लगा देते थे। बिल्कुल। हाँ, और ये मॉडल सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इसके अपने बड़े नुकसान थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके से विस्तार तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन साथ ही साथ संचालन में कई दिक्कतें आई। डे टू डे ऑपरेशंस ठीक से नहीं चल पा रहे थे। अच्छा। हर जगह एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया। और सबसे बड़ी बात, कंपनी को भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। वो तेजी महंगी साबित हो रही थी। बिल्कुल। तो इन शुरुआती दिक्कतों और भारी नुकसानों से सीखते हुए ओयो ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लिया। उन्होंने अपने मॉडल को पूरी तरह बदल दिया और अब वो एसेट लाइट यानी कम संपत्ति आधारित फ्रेंचाइज स्वामित्व वाले मॉडल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था उनके लिए। ये एसेट लाइट का मतलब क्या है, थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। एसेट लाइट का सीधा मतलब है कि कंपनी खुद प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बनती या उसे लंबे समय के लिए लीज पर नहीं लेती, जैसा कि कैपिटल इंटेंसिव मॉडल में होता था, जहां बहुत ज्यादा पैसा प्रॉपर्टी में फंसा रहता था। ओके। इसके बजाय नए मॉडल में ओयो स्वतंत्र होटल मालिकों और घर मालिकों के साथ साझेदारी करती है। अच्छा, पार्टनरशिप मॉडल। हाँ, पार्टनरशिप। ओयो इन पार्टनर्स को अपनी खास टेक्नोलॉजी देता है जिसे वो टेक स्टैक कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर बुकिंग प्लेटफॉर्म तक सब शामिल है। साथ ही पार्टनर्स को ओयो ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है और ओयो के विशाल बुकिंग नेटवर्क तक पहुंच मिलती है, जिसे उन्हें ज्यादा ग्राहक मिलते हैं। तो ओयो अब एक तरह से टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग पार्टनर बन गया है होटलों के लिए। काफी हद तक, हाँ। और इससे उनकी कमाई का तरीका भी बदल गया। अब ओयो मुख्य रूप से हर बुकिंग पर कमीशन लेता है और अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए सर्विस फीस लेता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा, रिपोर्ट के अनुसार, अब ओयो बहुत बड़े पूंजीगत खर्च किए बिना, यानी प्रॉपर्टी खरीदने या लंबी लीज पर पैसा लगाए बिना, ज्यादा कुशलता से और तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा सकता है। ये उन्हें ज्यादा लचीला बनाता है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और ओयो अब सिर्फ पारंपरिक होटलों तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि उनके काम को अब 3 मुख्य हिस्सों या सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है: ओयो होटल्स, ओयो होम्स और इनोवेट। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। पहले ओयो होटल्स की बात करते हैं। ये तो उनका जाना पहचाना होटल वाला सेगमेंट है, जिसमें बजट से लेकर थोड़े बेहतर यानी मिड प्रीमियम और प्रीमियम कैटेगरी तक के होटल आते हैं। बिल्कुल, ये उनका कोर बिजनेस रहा है शुरू से। रिपोर्ट कहती है कि यहाँ ओयो अपने होटल पार्टनर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए मदद करता है, जैसे उनके रोजमर्रा के काम को मैनेज करना, मांग के हिसाब से कमरों की कीमतें तय करना और ग्राहकों का अनुभव बेहतर बनाना। हाँ, वो टेक सपोर्ट बहुत जरूरी है पार्टनर्स के लिए। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कंपनी अब अपने कंपनी सर्विस वाले होटलों की संख्या भी बढ़ा रही है। शायद इससे वो क्वालिटी पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, या फिर हाँ, ये मुमकिन है, या फिर सीवे राजस्व का हिस्सा बढ़ाना चाहते हो। दूसरा सेगमेंट है ओयो होम्स। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये एयरबीएनबी जैसा है। कुछ वैसा ही। ये सेगमेंट वेकेशन रेंटल्स और होमस्टे बाजार पर फोकस करता है। ये उन प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो अपने घर या अपार्टमेंट को छोटी अवधि के लिए किराए पर देना चाहते हैं। इससे यात्रियों को भी होटल के अलावा रहने के ज्यादा विकल्प मिलते हैं। सही। ये ओयो के लिए अपने ग्राहक आधार को और फैलाने और कमाई के नए रास्ते खोलने का एक तरीका है। और तीसरा है इनोवेट। ये ओयो का कोवर्किंग स्पेस वाला वर्टिकल है। आजकल जिस तरह से ऑफिस कल्चर बदल रहा है, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस और शेयर्ड ऑफिस की मांग तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, ये ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है। इनोवेट इसी ट्रेंड का फायदा उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हाँ, और इनोवेट सिर्फ ग्रोथ ही नहीं ला रहा, बल्कि रिपोर्ट इससे एक उच्च मार्जिन
यानी ज्यादा मुनाफा देने वाले अवसर के तौर पर देखती है। ये ओयो को हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी के दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। कुल मिलाकर ये तीनों सेगमेंट मिलकर एक विविध और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल बनाते हैं। यही ओयो की मौजूदा रणनीति की बुनियाद है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग लेकिन जुड़े हुए वर्टिकल्स में स्केल करना और कुशलता बढ़ाना। ये दिखाता है कि उन्होंने शुरुआती दौर की गलतियों से सीखा है। अच्छा, तो इस बदले हुए मॉडल और अलग-अलग सेगमेंट्स का उनकी वित्तीय सेहत पर क्या असर पड़ा है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सालों तक भारी नुकसान झेलने के बाद रिपोर्ट एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। हाँ, ये फाइनेंस वाला पार्ट अहम है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 FY26 में ओयो ने 37 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दर्ज किया है। पैट का मतलब है सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद बचा हुआ शुद्ध मुनाफा। खैर, इस पर हम बाद में विपक्ष वाले हिस्से में और बात करेंगे। सही कहा, लेकिन इस मुनाफे के साथ साथ रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित ईबी डेटा का भी जिक्र है, जो 1100 करोड़ बताया गया है। ईबी डेटा का मतलब है ब्याज, टैक्स और संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमाई से पहले की कमाई। हाँ, ईबी डाटा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। बिल्कुल। और ये 1100 करोड़ का अनुमानित ईबी डाटा आंकड़ा उनके आने वाले आईपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। निवेशक इस पर बारीकी से नजर रखेंगे कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर कितना कमा रही है। अगर हम Q1 FY26 में हुई कमाई को सेगमेंट के हिसाब से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ओयो होटल्स का योगदान सबसे ज्यादा 77% 1576 करोड़ रहा। अच्छा, मतलब होटल्स अभी भी मेन है। हाँ, ओयो होम्स ने 21% 443 करोड़ का योगदान दिया। 21% भी काफी है। और इनोवेट का हिस्सा फिलहाल 2% 37 करोड़ था। ये आंकड़े क्या बताते हैं? पहली बात, पारंपरिक होटल व्यवसाय अभी भी ओयो की कमाई का मुख्य इंजन है। दूसरी, ओयो होम्स सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब लगभग 5वां हिस्सा बन चुका है। और तीसरी, इनोवेट भले ही अभी छोटा है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में तेजी से बढ़ सकता है। ये मिक्स ओयो को थोड़ी स्थिरता देता है और इन सब सकारात्मक संकेतों के बीच ओयो के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की योजनाएं जोरों पर है। रिपोर्ट कहती है कि कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के मूल्यांकन का लक्ष्य रख रही है। 7 से 8 बिलियन डॉलर, काफी बड़ा मूल्यांकन है ये तो। हाँ, अगर हम आज की विनिमय दर लगभग 88.27 रुपए प्रति डॉलर से हिसाब लगाएं तो ये करीब 617 अरब से 706 अरब का मूल्यांकन बनता है। ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि कंपनी नवंबर 2025 में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP फाइल करने की उम्मीद कर रही है। DRHP फाइलिंग मतलब आईपीओ की तैयारी तेज। हाँ, DRHP वो पहला विस्तृत दस्तावेज होता है जो कोई कंपनी आईपीओ लाने से पहले बाजार नियामक जैसे सेबी और निवेशकों के सामने रखती है। इसमें कंपनी के बिजनेस, फाइनेंस, जोखिमों आदि की पूरी जानकारी होती है। तो ये आईपीओ का मूल्यांकन और उसका समय दोनों ही निवेशकों के लिए बड़े सवाल होंगे। 1100 करोड़ रुपए का EBITDA इस मूल्यांकन को कितना सही ठहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये मूल्यांकन काफी हद तक भविष्य की ग्रोथ और लगातार मुनाफे की उम्मीदों पर टिका होगा। निवेशक सिर्फ हालिया मुनाफे को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी आकलन करेंगे कि क्या ओयो इसे बनाए रख सकता है और आगे बढ़ा सकता है, खास तौर पर इतने प्रतिस्पर्धी बाजार में। चलिए, अब बात करते हैं उन चीजों की जो रिपोर्ट के मुताबिक ओयो को दूसरों से आगे रखती हैं, यानी उनके प्रतिस्पर्धी लाभ। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि ओयो की असली ताकत उसके नए एसेट लाइट और टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस मॉडल में है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है उनका टेक्नोलॉजी संचालित प्लेटफॉर्म। ओयो अपने पार्टनर्स को सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं देता, बल्कि उन्हें पूरा टेक्नोलॉजी स्वीट देता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम PMS, जिससे वो अपना होटल चला सकें, बुकिंग प्लेटफॉर्म और खास तौर पर AI संचालित डायनामिक प्राइसिंग। ये AI डायनामिक प्राइसिंग क्या बला है? सुनने में भारी लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मांग, मौसम, लोकल इवेंट्स आदि कई चीजों को देखकर कमरे की कीमतें अपने आप ऊपर नीचे करता है। अच्छा,
ऑटोमेटिक प्राइस एडजस्टमेंट। बिल्कुल। इसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा कमरे भरें और होटल मालिक को सबसे अच्छी कीमत मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए राजस्व और ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में बहुत मददगार है। ये स्वतंत्र होटल मालिकों के लिए बड़ा आकर्षण है, जो शायद खुद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। समझ गए। दूसरा बड़ा फायदा है एसेट लाइट मॉडल। जैसा हमने पहले बात की, खुद प्रॉपर्टी न खरीदने से ओयो बहुत कम पैसे लगाकर तेजी से फैल सकता है। इससे न सिर्फ विस्तार आसान होता है, बल्कि कंपनी बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से खुद को ढालने में ज्यादा लचीली भी बनती है। लेकिन इसी मॉडल का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर हम बाद में आएंगे, पार्टनर्स पर निर्भरता। खैर, तीसरा फायदा है मजबूत ब्रांड पहचान। हाँ, नाम तो सबने सुना है। सालों के उतार चढ़ाव के बावजूद ओयो ने खासकर बजट और मिडल सेगमेंट में अपनी एक पहचान बनाई है। लोग ओयो का नाम जानते हैं। ये पहचान न सिर्फ ग्राहकों को खींचती है, बल्कि होटल मालिकों को भी ओयो नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। चौथा फायदा है विविध पोर्टफोलियो। ओयो सिर्फ होटलों पर निर्भर नहीं है। ओयो होम्स और इनोवेट के होने से उनकी कमाई के स्रोत बटे हुए हैं। हाँ, रिस्क कम होता है इससे। अगर एक सेगमेंट, मान लीजिए होटल, किसी वजह से धीमा पड़ता है, तो दूसरे सेगमेंट उसे सहारा दे सकते हैं। और पांचवा है लागत अनुकूलन। एसेट लाइट मॉडल स्वाभाविक रूप से कम खर्चीला होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रखरखाव या भारी भरकम किराए का बोझ नहीं होता। साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से संचालन ज्यादा कुशल बनता है, जिससे खर्चे और कम होते हैं। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि यही लागत नियंत्रण हाल के मुनाफे में एक बड़ी वजह है। हॉस्पिटैलिटी जैसे कम मार्जिन वाले बिजनेस में ये बहुत जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी, कम खर्च वाला मॉडल, ब्रांड और डाइवर्सिफिकेशन मिलकर ओयो को एक मजबूत स्थिति में लाते हैं। कम से कम रिपोर्ट तो यही इशारा करती है। हाँ, ये फायदे कागज पर तो काफी मजबूत दिखते हैं। टेक्नोलॉजी उन्हें बढ़त देती है, एसेट लाइट मॉडल उन्हें तेजी से बढ़ने की क्षमता देता है, और डाइवर्सिफिकेशन उन्हें सुरक्षा कवच देता है। चलिए, अब थोड़ा संतुलन बनाते हैं और सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। रिपोर्ट में ओयो के पक्ष प्रोज और विपक्ष कॉन्स दोनों का विश्लेषण किया गया है। पहले सकारात्मक पहलुओं यानी प्रोज पर एक नजर डालते हैं, जिनमें से कई पर हमने बात कर ली है। ठीक है, प्रोज पहले। मुनाफे की ओर वापसी। हाल का पीएटी और अनुमानित ईबीडीए निश्चित रूप से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये दिखाता है कि शायद उनका बदला हुआ मॉडल अब काम कर रहा है। एसेट लाइट मॉडल, स्केलेबिलिटी और कम वित्तीय जोखिम इसके मुख्य फायदे हैं। सही। मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, एआई प्राइसिंग जैसी चीजें उन्हें कंपटीशन में मदद करती हैं। विविध राजस्व धाराएं, होटल्स, होम्स, इनोवेट, ये मिक्स अच्छा है, खासकर इनोवेट से ज्यादा मार्जिन की उम्मीद। हाँ, इनोवेट का पोटेंशियल है। भारतीय स्वतंत्र होटल सेगमेंट में प्रमुख स्थिति। भारत में छोटे स्वतंत्र होटलों का बाजार बहुत बड़ा और बिखरा हुआ है। ओयो की यहाँ मजबूत पकड़ है, जो ग्रोथ के लिए बड़ा अवसर है। ये बड़ा मार्केट है वाकई। अनुकूल उद्योग रुझान। रिपोर्ट मानती है कि भारत में हॉस्पिटैलिटी और कोवर्किंग दोनों क्षेत्रों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, जिसका फायदा ओयो को मिल सकता है। ब्रांड पहचान। भले ही कुछ विवाद रहे हों, लेकिन ओयो एक जाना पहचाना नाम है जो ग्राहक लाने में मदद करता है। ये सब तो हुई अच्छी बातें, लेकिन एक संतुलित तस्वीर के लिए हमें चुनौतियों और नकारात्मक पहलुओं कॉन्स पर भी उतनी ही गंभीरता से विचार करना होगा। और यहीं से कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। हाँ, अब आते हैं कॉन्स पर। क्या ये हालिया सफलता टिकाऊ है? रिपोर्ट किन जोखिमों की ओर इशारा करती है? पहली और सबसे बड़ी चिंता है भारी नुकसान का इतिहास। हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसा हमने पहले कहा, हालिया मुनाफा जरूर है, लेकिन सालों तक कंपनी ने सैकड़ों हजारों करोड़ों का नुकसान उठाया है। निवेशक ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या कंपनी वाकई मुनाफे की राह पर टिक पाएगी या ये बस एक अस्थायी सुधार है। दूसरा पॉइंट है पिछले विवाद और प्रतिष्ठा जोखिम। ओयो का सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है। होटल पार्टनर्स के साथ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर झगड़े, सर्विस की क्वालिटी और ग्राहक अनुभव को लेकर शिकायतें, ये सब सुर्खियों में रहा है। हाँ, वो खबरें काफी चली थीं। रिपोर्ट आगाह करती है कि ये पुरानी बातें निवेशक के भरोसे और ब्रांड की इमेज को प्रभावित कर सकती हैं। क्या उन्होंने इन मुद्दों को पूरी तरह सुलझा लिया है? ये सवाल है। तीसरा है तीव्र प्रतिस्पर्धा। ओयो जिस मैदान में खेल रहा है, वहां खिलाड़ी कम नहीं हैं। हॉस्पिटैलिटी में उसे मेक माई ट्रिप
जैसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज OTAs, बड़े होटल चेन्स और फैब होटल्स जैसे दूसरे बजट एग्रीगेटर्स से मुकाबला करना पड़ता है। और को-वर्किंग में भी? हाँ, वहीं को-वर्किंग स्पेस इनोवेट में वीवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज और कई तेजी से बढ़ते घरेलू ब्रांड से टक्कर है। ये कंपटीशन कीमतों और मुनाफे पर लगातार दबाव बनाए रखता है। चौथा है नियामक और कानूनी चुनौतियां। ओयो भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी काम करता है। हर जगह के अपने नियम कानून होते हैं, लाइसेंसिंग, टैक्स, लेबर लॉ आदि। हाँ, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस में ये हमेशा एक चैलेंज होता है। इन सब का पालन करना काफी जटिल और खर्चीला हो सकता है। रिपोर्ट इशारा करती है कि भविष्य में रेगुलेटरी जांच या कानूनी पचड़ों का जोखिम बना रहता है। पांचवी चिंता मूल्यांकन संबंधी है। 7 से 8 बिलियन डॉलर का IPO मूल्यांकन काफी महत्वाकांक्षी लगता है, खासकर कंपनी के नुकसान के इतिहास और मौजूदा मुनाफे के शुरुआती चरण को देखते हुए। वैल्यूएशन हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। रिपोर्ट में भी 5 से 8 बिलियन डॉलर की एक विस्तृत रेंज का जिक्र है, जो थोड़ी अनिश्चितता दिखाता है। अगर IPO बहुत ऊंचे मूल्यांकन पर आता है तो नए निवेशकों के लिए शायद रिटर्न कमाने की गुंजाइश कम हो। और आखिर में पार्टनर संबंधों पर निर्भरता। ये एसेट लाइट मॉडल का दूसरा पहलू है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। ओयो की सफलता इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि वो अपने हजारों होटल और घर मालिकों को खुश रख पाए। बिल्कुल। अगर पार्टनर्स ओयो की शर्तों, कमीशन रेट या सपोर्ट से नाखुश होते हैं और नेटवर्क छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ओयो का पूरा सप्लाई नेटवर्क चरमरा सकता है। रिपोर्ट इसे एक बड़े जोखिम के तौर पर देखती है। सही बात है। पार्टनर्स को साथ बनाए रखना और उनकी क्वालिटी को मैनेज करना इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये इकोनेक्स्ट रिपोर्ट ओयो को एक ऐसी कंपनी के रूप में दिखाती है जिसने मुश्किल दौर से गुजरते हुए खुद को बदला है। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बदला, नए क्षेत्रों में कदम रखा, हाल ही में मुनाफा कमाया है और अब वो शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हैं इसे। उनकी ताकतें साफ हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एक जाना पहचाना ब्रांड और कम खर्च वाला एसेट लाइट मॉडल। बिल्कुल। लेकिन कमजोरियां भी उतनी स्पष्ट हैं। नुकसान का लंबा इतिहास, प्रतिष्ठा से जुड़े पुराने मुद्दे, कड़ा मुकाबला, रेगुलेटरी जोखिम और ऊंचे मूल्यांकन की चिंताएं। प्रॉज और कॉन्स दोनों काफी मजबूत हैं। रिपोर्ट का अंतिम निष्कर्ष ये है कि ओयो उन निवेशकों के लिए विचार करने लायक हो सकता है जिनकी जोखिम लेने की क्षमता मध्यम से उच्च है और जो भारत के तेजी से बढ़ते हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है रिपोर्ट ये भी कहती है कि कोई भी निवेश करने से पहले निवेशकों को अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हाँ, ड्यू डिलिजेंस तो हमेशा जरूरी है और इस रिपोर्ट के दायरे से बाहर निकलकर एक बात सोचने लायक है जो सीधे तौर पर ओयो के भविष्य से जुड़ी है। अच्छा, क्या? उनका पूरा मॉडल टेक्नोलॉजी और हजारों स्वतंत्र पार्टनर्स पर टिका है। ऐसे में जब वो IPO के बाद और तेजी से दुनिया भर में फैलेंगे तो वो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हर ओयो प्रॉपर्टी, चाहे वो कहीं भी हो और किसी की भी हो, एक जैसी क्वालिटी और ब्रांड का अनुभव दे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब ये प्रॉपर्टी सीधे उनके कंट्रोल में नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल, पार्टनर मैनेजमेंट और ब्रांड के वादे को लगातार निभाना, ये संतुलन साधना शायद ओयो के लिए आगे की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर वो इसमें चूकते हैं तो ब्रांड की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हो सकता है। इकोनेक्स वेल्थ की 1 सितंबर 2025 की रिपोर्ट के आईने में ओयो को समझने की कोशिश की, उसके मॉडल, वित्तीय स्थिति, IPO योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को टटोला। उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी रही होगी। हाँ, उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी रही होगी।